लेक्चर नंबर 50 है इसका। लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन जो हैं वो हम उनको स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो 3D के अंदर उसको कंप्लीट किया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, और फिर उसकी एक एग्जांपल भी हमने अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की करके देखी थी। आज हमने लैप्लास इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन देखना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो जो लैप्लास इक्वेशन है वो हमें पता है कि बराबर होती है डेल स्क्वायर v इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें डेल स्क्वायर जो है ये एक लैप्लासियन ऑपरेटर है, और इस लैप्लासियन ऑपरेटर को हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं आपके पास r थीटा z। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। r रेडियल पार्ट है, थीटा एंगुलर पार्ट है, और z जो है वो लीनियर पार्ट है, उसकी हाइट है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये हम चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टडी किया था उसके अंदर ये सारे लैप्लासियन वगैरह हमने लिखे थे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में। तो वो मैं डायरेक्ट इक्वेशन जो है यहाँ पर राइट डाउन करूँगा कि 1/r करली ओवर करली r करली ओवर करली r प्लस 1/r स्क्वायर करली ओवर करली थीटा स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें तो ये हमने सारे निकाले हुए हैं। ये मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर की वैल्यू जो है उसको राइट डाउन किया। अब जो यहाँ से है आप ये वैल्यू ये जो निकल आई है हमारे पास, इस 2 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। पुट 2 इंटू 1, तो 2 को 1 के अंदर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/r करली ओवर करली r करली ओवर करली r प्लस 1/r स्क्वायर करली स्क्वायर ओवर करली थीटा स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली z स्क्वायर इंटू v इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगी। नो अब आप इसको v को अंदर ले जाएं इसके, तो ये क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर करली स्क्वायर v ओवर करली r स्क्वायर प्लस करली v ओवर करली r प्लस 1/r स्क्वायर करली स्क्वायर v ओवर करली थीटा स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर v ओवर करली z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया ये इस वाली टर्म का। ठीक है, तो इसको अब आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसको r को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर v ओवर करली r स्क्वायर प्लस करली v ओवर करली r प्लस 1/r स्क्वायर करली v ओवर करली थीटा स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर v ओवर करली z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ जाएगी।
अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इस इक्वेशन नंबर 3 जो है इसका हमें सोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसके लिए जो मैं सोल्यूशन अज्यूम करूँगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए, वो सोल्यूशन होगा वी आर थीटा जेड। ठीक है, ये सोल्यूशन अज्यूम करेंगे आर ऑफ आर, जी ऑफ थीटा और साई ऑफ जेड, इसको इक्वेशन 4 कह लें। ठीक है जी, ये इक्वेशन 4 जो है इसको सब्स्टिट्यूट करें 3 के अंदर, पुट 4 इंटू 3, 4 को 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, करली ओवर करली करली आर स्क्वेयर इंटू आर जी साई प्लस 1 ओवर आर करली और करली आर, ये 1 ओवर आर भी आना है, प्लस 1 ओवर आर करली और करली आर, आर जी साई प्लस 1 ओवर आर स्क्वेयर करली स्क्वेयर ओवर करली थीटा स्क्वेयर आर जी साई प्लस करली स्क्वेयर ओवर करली जेड स्क्वेयर आर जी साई दैट इज इक्वल टू 0। वो मैंने इक्वेशन ये वाली जो है इसको उठा के 4 को उठा के 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो सोल्यूशन मैंने ज्यूम किया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर सोल्यूशन जो है उसको ज्यूम किया। अब आप इसके अंदर देख लें कि ये आर वाला है, इसके अंदर ये आर इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो जी साई बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंडेंस दे के हम उसके मुताबिक बाहर निकाल लेंगे। तो जी साई करली स्क्वेयर आर ओवर करली आर स्क्वेयर प्लस 1 ओवर आर जी साई करली आर ओवर करली आर प्लस आर साई करली स्क्वेयर जी ओवर करली थीटा स्क्वेयर प्लस आर जी करली साइज करली स्क्वेयर साई और करली जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो जो डिपेंडेंस थी जिनकी उसको डेरिवेटिव के अंदर ही रहा, जिनकी डिपेंडेंस नहीं थी उनको बाहर निकाल लिया। अब डिवाइड करें इस इक्वेशन की दोनों साइडों को आर जी और साई के साथ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय आर जी साई। आर जी और साई से दोनों साइडों को डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ साई डिवाइडेड बाय आर जी साई आर जी साई करली स्क्वेयर आर ओवर करली आर स्क्वेयर प्लस जी ऑफ साई आर जी साई 1 ओवर आर करली आर ओवर करली आर प्लस आर साई डिवाइडेड बाई आर जी साई करली स्क्वेयर जी ओवर करली थीटा स्क्वेयर प्लस आर जी डिवाइडेड बाई आर जी साई करली स्क्वेयर साई ओवर करली जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन को आपने आर जी साई से डिवाइड कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर इट विल कट ऑफ विद दैट, ये इससे कट जाएगा, आर आर से साई, साई से आर, आर से जी, जी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको अगर हम राइट डाउन करें तो 1 ओवर आर करली स्क्वेयर आर ओवर करली आर स्क्वेयर प्लस 1 ओवर आर आर करली आर ओवर करली आर
प्लस 1/r²g करली स्क्वेयर जी ओवर करली थीटा स्क्वेयर प्लस 1/साई करली स्क्वेयर साई ओवर करली जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप देखें कि एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इसका ये है। अगर मैं इसको उठा के इस तरफ ले जाऊं इस पार्ट को, ठीक है, और फिर इस पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के बराबर ले लूं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लें कि 1/r करली स्क्वेयर r ओवर करली r प्लस 1/r करली r ओवर करली r प्लस 1r² g करली स्क्वेयर g ओवर करली थीटा स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू -1/साई करली स्क्वेयर साई ओवर करली जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू -k²। इस सारे को मैंने किसी -k² के बराबर ले लिया, दैट इज इक्वेशन 5। ठीक है, ये जो पूरा ये वाला पार्ट दोनों पार्ट मैंने k² -k² के बराबर ले लिया। अब इसके अंदर जो सेकंड और थर्ड टर्म है इक्वेशन 5 के अंदर, सेकंड और थर्ड टर्म्स जो है इक्वेशन 5 की उनको कंपेयर करें। ठीक है, आपके पास सेकंड टर्म अब कौन सी थी, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। ठीक है, इस टर्म को जो है वो कंपेयर करें तो ये टर्म इसके बराबर आ रही है। ठीक है, यहाँ से यानी कि इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं -1/साई करली स्क्वेयर साई ओवर करली जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू -k²। मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया। ठीक है, ये माइनस यहाँ से ख़त्म कर दें क्योंकि यह एक k² के बराबर। नहीं बल्कि रहने दो। अच्छा, अब इसको जो है जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो इसको इस तरफ ले आए तो करली स्क्वेयर 1/साई करली स्क्वेयर साई ओवर करली जेड स्क्वेयर, ये साई इस तरफ चला जाएगा तो -k² साई आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए तो करली स्क्वेयर साई ओवर करली जेड स्क्वेयर -k² साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप कहें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब 6 जो है ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इसको आप लिख सकते हैं, ये पहले भी आप, मैं इसको यहाँ पर साफ नहीं करूँगा, ये सॉल्यूशन हमने पीछे भी राइट डाउन किए थे। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, साई C1 cos हाइपरबॉलिक kz प्लस C2 साइन हाइपरबॉलिक kz, दैट इज इक्वेशन नंबर 7।
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये वैसे निकलता है इसका ये सॉल्यूशन आता है साई C1 e की पावर के जेड प्लस C2 e की पावर माइनस के जेड। तो ये जो होते हैं के जेड और माइनस की जेड, ये हाइपरबॉलिक के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं वो नहीं जा रहा उसकी डिटेल में, ये करके मैंने दिखाया था इसको पीछे साइन की फॉर्म में। हाइपरबॉलिक तो नहीं, लेकिन उसी तरह ये साइन ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ये तो हमने ये वाला पार्ट इसके बराबर ले लिया था। अब एक ये पार्ट भी रह गया, ये वाला, इसको भी हमने इस माइनस के स्क्वायर के बराबर लिया हुआ। ठीक है, तो अब आप लिखें कि 1/r करली स्क्वायर r ओवर करली r स्क्वायर प्लस 1/r करली r ओवर करली r प्लस 1/r स्क्वायर g करली स्क्वायर g ओवर करली थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है इसको भी माइनस के स्क्वायर के, अब इसकी ये पूरी इक्वेशन जो है इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइडों को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर, दोनों साइडों को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो आर स्क्वायर ओवर आर करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर आर करली आर ओवर करली आर प्लस 1/r स्क्वायर जी आर स्क्वायर करली स्क्वायर जी ओवर करली थीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि जो कैंसिलेशन होगी, ये आर से एक दफ़ा आर चला जाएगा, यहाँ से आर एक दफ़ा इस आर से चला जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इट विल बिकम आर स्क्वायर ओवर आर करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर प्लस आर ओवर आर करली आर ओवर करली आर प्लस 1/g करली स्क्वायर जी ओवर करली थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इस वाले आर को इस तरफ ले आए के स्क्वायर वाली टर्म को, तो आर स्क्वायर ओवर आर प्लस आर ओवर आर 1/g करली स्क्वायर जी ओवर करली थीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाली टर्म से इस तरफ लेके आया हूँ, बस और कुछ नहीं किया। नाउ अब ये वाली भी जो इक्वेशन है इसको अगर मैं राइट डाउन करूँ कि ये पार्ट अलहदा कर लूँ और इस पार्ट को अलहदा कर लूँ, यानी कि रेडियल पार्ट अलहदा कर लूँ और ये वाला पार्ट अलहदा कर लूँ, तो आर स्क्वायर ओवर आर करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर प्लस आर ओवर आर करली आर ओवर करली आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर
इसको बराबर ले लूँ -1/g करली स्क्वायर g ओवर करली थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैंने एक कांस्टेंट n स्क्वायर के बराबर ले लिया। अब ये दो टर्म है, यानी कि ये वाली टर्म भी n स्क्वायर के बराबर है और ये वाली टर्म भी n स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो नो अब पहले इसको देखें, -1/g करली स्क्वायर g ओवर करली थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें, ये वाली जो। अब यहां से करली स्क्वायर g ओवर करली थीटा स्क्वायर माइनस जी एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर g ओवर करली थीटा स्क्वायर प्लस n स्क्वायर g इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दें। इसका सॉल्यूशन जो है वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमारे पास आ जाएगा g ऑफ थीटा c3 cos n थीटा प्लस c4 sin n थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 10, या आपके पास जो इक्वेशन नंबर 10 आ जाए। ठीक है, अब एक रहेगी आपके पास इक्वेशन, ये रेडियल वाला पार्ट जो है आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर प्लस आर ओवर आर करली आर ओवर करली आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ये पार्ट रह गया, इसको सॉल्व करना बाकी है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें आर के साथ दोनों साइडों के ऊपर, तो आर स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर आर 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 ओवर आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर आर आर एन स्क्वायर। तो ये आर एक दफ़ा इससे कट जाएगा, आर स्क्वायर ओवर आर करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर प्लस ये आर इससे कट जाएगा, आर करली आर ओवर करली आर प्लस इसको इस तरफ ले आए के स्क्वायर आर माइनस आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये यहाँ पर आर स्क्वायर, ये आर था इधर, ये आर है, इसको ठीक निकाल लें, ये आर स्क्वायर नहीं। अच्छा, तो फिर इधर पीछे जो है ये रह गया आर स्क्वायर, क्योंकि आर आर से कैंसिल हो गया। नो इस इक्वेशन को राइट डाउन हम कर सकते हैं कि आर स्क्वायर करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर प्लस आर करली आर ओवर करली आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 11।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 11 के अंदर हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि लेट के आर इज इक्वल टू एक्स। तो अगर यहां से मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, तो करली एक्स ओवर करली आर इज इक्वल टू के। अब करली आर ओवर आर जो है इस पर चेन रूल लगाऊं तो करली आर ओवर करली एक्स ओवर करली आर दैट इज इक्वल टू करली आर ओवर करली एक्स ओवर करली आर की वैल्यू के है, तो के करली आर ओवर करली एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 13। ये इक्वेशन नंबर 13। ठीक है, मैंने वो वैल्यूज की जो है वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर, तो करली ओवर करली आर इंटू करली आर ओवर करली आर दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स इंटू के करली आर ओवर करली एक्स दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स के करली आर ओवर करली आर। तो इसका मतलब है कि करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स इंटू के करली आर ओवर करली आर करली एक्स ओवर करली एक्स। अब यहां से करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर को आप राइट डाउन कर सकते हैं कि करली ओवर करली एक्स के करली आर ओवर करली एक्स, इनको चेंज कर दिया तो करली एक्स ओवर करली आर। अब करली एक्स ओवर करली आर जो है उसकी वैल्यू के बराबर है, आपको पता है। तो करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर करली ओवर करली एक्स के करली आर ओवर करली एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर आर ओवर करली आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर करली स्क्वायर आर ओवर करली एक्स स्क्वायर। ये आर को हमने एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 14 कह लें। अब 12, 13 और 14 को 11 में सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन जो आर के अंदर थी इसको हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास आर स्क्वेयर के स्क्वेयर करली स्क्वेयर आर ओवर करली एक्स स्क्वेयर प्लस आर के करली आर ओवर करली एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 0।
इसको मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वेयर के स्क्वेयर करली स्क्वेयर आर ओवर करली एक्स स्क्वेयर प्लस आर के करली आर ओवर करली एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 0। अब आर के आपने एक्स के बराबर लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ठीक है प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो आ गई है इसको कहते हैं फेमस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ए फेमस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसकी डिटेल तो आप जो है वो पढ़ेंगे जब बेसल, पता नहीं आपकी इस एमएमपी के कोर्स में आई है, अगले में है, इसी में है, इसमें है, तो उसमें आप इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कैसे निकालते। तो मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसको निकालने की, मैंने जो है वो एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ करना है। तो इट्स सोल्यूशन इज गिवन एज, तो इसका जो सोल्यूशन है आर ऑफ आर दैट इज इक्वल टू C5 JN के JN X प्लस C6 J माइनस N X, ये इसका सोल्यूशन है। और यहाँ पर आर ऑफ आर C5 JN X की जगह पर KR प्लस C6 J माइनस N X की जगह पर KR, इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 15। ठीक है जी, अब सारे पार्ट आपने हल कर लिए, जी सारी वैल्यूज जो है उनको निकाल दिया। इसमें ये जो जे के आर होता है ये बेसल फंक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, और जे माइनस एन जो के आर जो है ये बेसल फंक्शन है सेकंड टाइप का। बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन। उसके बाद जे माइनस एन जो है ये बेसल फंक्शन है ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन। तो अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है वो जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसके अंदर जो वी आर थीटा जेड आपने सपोज किया था आर ऑफ आर जी ऑफ थीटा और साई ऑफ जेड, इसके अंदर ये सारे आपने निकाल लिए हैं, इनको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो वी आर थीटा जेड इज इक्वल टू C5 JN K ऑफ आर प्लस C6 J माइनस N K ऑफ आर ब्रैकेट इंटू C3 cos n थीटा प्लस C4 cos n sin n थीटा।
ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट पे C1 cos हाइपरबॉलिक Z KZ प्लस C2 साइन हाइपरबॉलिक KZ। तो ये आपके पास लेप्लास इक्वेशन निकल आई है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के। अब इसके अंदर जो ये कांस्टेंट्स हैं C1 C2 C3 C5 C6, ये कांस्टेंट सब्जेक्टेड होते हैं टू द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा उसके अंदर जो बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी उनके मुताबिक फिर आप इन कांस्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली जब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर ये सारा काम तो नहीं आपने करना। ठीक है, तो हमें जब सीखा कि कैसे सोल्यूशन लगाए, वहाँ पर तो सीधी आपने ये इक्वेशन लगानी है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो वहाँ पर जो भी आपको बाउंड्री कंडीशंस दी होगी उन बाउंड्री कंडीशन से आपने ये C1 C2 C3 इसके कैलकुलेट करके देखनी है। ये मेरा ख्याल है जो आपकी असाइनमेंट है उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा कि जिसको इस तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर सॉल्व किया गया। बहरहाल अब जो इसके अंदर लैप्लास इक्वेशन है वो हमने जो है उसको स्टडी कर लिया। ठीक है, इसमें सारे हमने इसके एस्पेक्ट जो है वो देख लिए हैं, 1D 2D 3D, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, और एक सिस्टम जो है उसको भी डिस्कस करके जो है वो देखा है। अब मैं आगे जो है इसके मेथड ऑफ इमेजेस शुरू करने से पहले आई हैव टू डिस्कस यूनिकनेस थ्योरम। हमें जो है वो यूनिकनेस थ्योरम जो है उसको ज़रा स्टडी करना पड़ेगा। बता दो से बाउंड्री कंडीशंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक। तो लैप्लास इक्वेशन जो है वो बेसिकली खुद से तो पोटेंशियल जो है उसको फाइंड नहीं करती। लैप्लास equation does not itself determine V। ठीक है, ये खुद से V को तो डिटरमिन नहीं करती, आपको इन एडिशन कुछ सूटेबल बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं इस लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर वो बाउंड्री कंडीशंस आप अप्लाई करके लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो फिर आपको पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मिलती है। तो इन एडिशन सूटेबल बाउंड्री कंडीशंस सूटेबल बाउंड्री कंडीशंस जो हैं आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट V। ठीक है जी, आपने अभी जो लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व किया है तो वहाँ पर आपने यू हैव अप्लाइड द बाउंड्री कंडीशंस। आपने वहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई की या फिर अप्लाई करके जो है वो लैप्लास इक्वेशन जो है उसको सॉल्व किया।
तो v जो है ये यूनिकली डिटरमिन्ड होता है, द v इज यूनिकली डिटरमिन्ड। ठीक है, इसको यूनिकली डिटरमिन किया जाता है बाय इट्स वैल्यू एट द बाउंड्री। कैसे? जो इसकी वैल्यू होती है बाउंड्री के ऊपर, उसके जरिए। ठीक है, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि इन द केस ऑफ ए पोटेंशियल, जब आप कोई सरफेस लेते हैं तो उस सरफेस के ऊपर आपके पास कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होते हैं। पोटेंशियल जो होता है वो उस सरफेस के ऊपर एक जैसा होता है, यानी कि उस पोटेंशियल का यूनिक सोल्यूशन होता है उस सरफेस के ऊपर, एक ही सोल्यूशन है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आ रही। द प्रूफ दैट a proposed set of the boundary conditions, जो एक प्रपोज सेट है बाउंड्री कंडीशंस का, will enough is usually represented in the form of a uniqueness theorem। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस है ये अनफ है इसको प्रेजेंट करने के लिए, और एक्चुअली इसको यूनिकनेस थ्योरम जो है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब वो जो यूनिकनेस थ्योरम है वो हमने पढ़ने हैं। हमारे पास बेसिकली दो यूनिकनेस थ्योरम्स होते हैं, तो फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम और सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। तो पहले नंबर पर हम फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम देखते हैं। अब जो सोल्यूशन है लैप्लास इक्वेशन का किसी वॉल्यूम में, द सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन, जो सोल्यूशन है लैप्लास इक्वेशन का इन सम वॉल्यूम इज यूनिकली डिटरमिन्ड इसको यूनिकली जो है वो डिटरमिन किया जाता है अगर v जो है वो बाउंड्री सरफेस के ऊपर स्पेसिफाइड हो। जनाब जी सर, हुक्म आओ सर आओ। बस एक बात पूछनी थी, ये जो बिल बनाते हैं इसका, तो बस मेरी जी ड्यूटी लगी ना सारी एक दिन दी सी ते 24 स्टूडेंट्स हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी ਦੇ वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता है वैसे ही ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ? मैं नहीं बनाया होता क्योंकि मैं कभी बीएससी ड्यूटी ਲਈ नहीं। अच्छा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। अच्छा ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਏ ਬਣਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 2500 ਫਿਰ 10 2500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 2000 ਟੀਏਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਸ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। अच्छा जी, वॉल्यूम इज यूनिकली डिटरमिन्ड इफ वी
if the V is specified on the boundary surface. ठीक है, तो आप किसी वॉल्यूम के अंदर लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर V जो है वो स्पेसिफाइड है उसकी बाउंड्री सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब स्पेसिफाइड का मतलब है कि कोई वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर गिवन है कोई वैल्यू तो फिर आप लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर वैल्यू गिवन नहीं है देन यू कांट फाइंड दी लाप्लास इक्वेशन। यानी कि मतलब क्या है, उसका मतलब कहने के लिए कि कोई बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, तो उन बाउंड्री कंडीशंस के तहत जो है वो आप लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो यानी कि आप कुछ स्फीयर है, सिलेंडर है, जो भी है उसके लिए जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं उनके मुताबिक ही आप इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसका जो प्रूफ है, यानी कि हम कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है कि यूनिकली ये डिटरमाइंड हो सकता है। अब सपोज करें कि ये एक हमारे पास एक सरफेस बाउंड्री है जिसको हमने ड्रा किया, V इसके अंदर वॉल्यूम है, इसको कह लें कि ये कोई फिगर 1। अब यहाँ पर ये सरफेस है और V इज स्पेसिफाइड ऑन द सरफेस, और V जो है पोटेंशियल उसको, अच्छा ये आप इसको मिक्स ना कर दीजिएगा, इसको ये वाला V लिख लें वॉल्यूम को, ये कहीं V पोटेंशियल के साथ मिक्स ना हो जाए। तो इन फिगर 1 have drawn such a region and its boundary। तो ये एक ऐसा ही रीजन ड्रा किया है कि जिसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो स्पेसिफाइड है, यानी कि पोटेंशियल दिया हुआ है इसकी सरफेस के ऊपर। अब यहां पर आप सपोज करें कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए लाप्लास इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है, सपोज देयर आर two solutions of Laplace equation। दो सॉल्यूशंस हैं लाप्लास इक्वेशन के। तो अब वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक होगा डेल स्क्वायर V1 इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर V2 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दोनों के लिए, ये जो दोनों सॉल्यूशन है इनके लिए आपने एक स्पेसिफाइड वैल्यू जो है उसको ज्यूम किया होगा, यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए, V1 और V2 ये पर्टिकुलर वैल्यूज, उनके लिए ये सॉल्यूशंस जो हैं उनको अज्यूम किया गया।
both of which are assumed the specified value on the surface. तो अब हम यहाँ पर ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। We want to prove that they must be equal, कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि V1 V2 के बराबर है। अब इसके लिए आप देखें कि द ट्रिक इज लुक एट द डिफरेंस। इनका डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो V3 V1 माइनस V2 के बराबर होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये डिफरेंस ले लिया। अब ये जो है ये ओबे करेगा किसको? लेप्लास इक्वेशन को। दिस obeys the Laplace equation। तो ये लेप्लास इक्वेशन को ओबे करेगा, तो डेल स्क्वायर V3 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर V1 माइनस डेल स्क्वायर V2 इज इक्वल टू 0। यानी कि डेल स्क्वायर V3 इक्वल टू 0 है, तो फिर डेल स्क्वायर V1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर V2 के बराबर है। अब ये जो है ये क्या करेगा? ये 0 वैल्यू लेगा पूरी बाउंड्री के ऊपर। And it takes 0 on all boundaries, क्योंकि V1 और V2 जो है वो इक्वल है देयर। सिंस V1 एंड V2 आर इक्वल देयर, क्योंकि V1 और V2 जो है वो इक्वल हैं। लेकिन लेप्लास इक्वेशन जो अब आपको इस बात का पता है कि वो लो नहीं करती मैक्सिमम और मिनिमम को, ठीक है। बट द लेप्लास इक्वेशन डज नॉट अलाउ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो मैक्सिमा और मिनिमा जो है उसको लो नहीं करती। सारे जो एक्सट्रीमा है वो किस पर अकर करते हैं? बाउंड्रीज के ऊपर, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑल एक्सट्रीमा अकर्स ऑन द बाउंड्री, यानी कि जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं वो बाउंड्री के ऊपर ही होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो V3 है फिर इसका मैक्सिमम और मिनिमम किसके बराबर है? 0 के, फिर ठीक है।
so the maximum and minimum of V3 is 0। ये इधर आपने लिखा भी है, ठीक है, तो ये 0 के लिए बराबर है। तो फिर इसका मतलब है कि V3 हर तरफ 0 है, ठीक है। देयरफॉर V3 मस्ट बी 0 एवरीवेयर। तो फिर इसका मतलब है कि V3 को हर तरफ 0 जो है वो होना चाहिए, एंड हेंस V1 इज इक्वल टू V2। तो फिर जो V1 है वो आपके पास V2 के बराबर ही निकल आएगा, यानी कि पोटेंशियल ने रहना एक ही वैल्यू उसकी रहे। यूनिकनेस थ्योरम का मतलब ये है, यूनिकनेस थ्योरम का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर जो आपके पास कन्फिग्रेशन है उसके लिए पोटेंशियल की जो वैल्यू डिटरमिन की जाती है वो एक ही होती है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, और वो एक ही वैल्यू रहती है, वो एक वैल्यू चेंज नहीं होती। ये इसका मतलब है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक ही सोल्यूशन, इसके अलावा और वो कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये आपने करके भी देख लिया, आपने V1 V2 लिए, उनका डिफरेंस भी देख लिया, लेकिन एंड पे क्या निकला, V1 V2 के बराबर ही निकला, ठीक है। उसके बाद फिर आगे होगा सेकंड यूनिकनेस थ्योरम, लेकिन चूंकि अब टाइम ओवर हो गया तो मैं ये फिर कल जो है इसको डिस्कस करूंगा।